दोस्तों पहले किसी भी औरत का शादी जब होता था और उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जब चले जाते थे तो उस समय दोस्तों उस औरत को उसके ससुराल से यानी कि उसके मायके भेज दिया जाता था। यानी कि जब उसके पति ही नहीं रहे तो फिर जो दुल्हन है वो अपने मायके चली जाती थी। दोस्तों आज की जो कहानी है बेहद ही रोचक और अच्छी होने वाली है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की कहानी में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि एक भाभी जो रहती है वो अपने देवर से कहती है। जो देवर था वो अपनी भाभी को माँ के बराबर दर्जा देता था। वो भाभी जो थी वो अपने मायके से भाग करके और ससुराल चली आती है और अपने देवर से कहती है कि हमें बचा लो, हम तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देवर बहुत ही भावुक हो जाता है और सोचने लगता है और अपनी भाभी से कहता है कि भाभी तुम तो हमारी माँ समान हो, मैं तुमसे भला शादी कैसे कर सकता हूँ, हमने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। उसके बाद जो होता है दोस्तों आप लोग भी सुन करके बेहद हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस कहानी को पूरे ही रफ्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज की जो सच्ची घटना है दिल्ली की है। दिल्ली के शहर के बगल में एक गांव पड़ता है कलेशपुर। कलेशपुर गांव में दोस्तों एक परिवार रहते हैं। परिवार में जो लड़का था उसके पिताजी नहीं थे। लड़का का नाम अंकुल पड़ता है। अंकुल का एक छोटा सा भाई जिसका नाम गौतम, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। अंकुल की जो माँ थी दोस्तों अनीता देवी थी। अनीता देवी दोस्तों उस समय बहुत बीमार चल रही थी। उस समय गौतम का जो उम्र था लमसम 7 साल था। उसका बड़ा वाला भाई का उम्र यही दोस्तों 18 साल था। उसकी माँ दोस्तों बहुत ही गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जितना भी कार्य और भार होता है इस अंकुल के ऊपर आ जाता है। अंकुल दोस्तों गांव में रहकर मजदूरी करता है। मजदूरी करने के उपरांत अपने छोटे भाई को पढ़ाई लिखाई की कोई चीज़ की कमी नहीं होने देता था। इसी तरीके से दोस्तों 2 साल का वक्त निकल जाता है। गांव के कुछ लोग कहते हैं अंकुल से कि तुम अपना शादी कर लो। अगर तुम्हारे घर में एक औरत रहेगी तो औरत एक लक्ष्मी होती है और तुम्हारे घर में फिर लक्ष्मी वास करने लगेगी। इस तरह से दोस्तों अंकुल जो होता है अपना शादी जो है एक अच्छी सी लड़की जिसका नाम रेनू पड़ता है। रेनू देखने में बहुत खूबसूरत थी और एक संस्कारिक लड़की थी। रेनू से शादी इस अंकुल को होता है। अंकुल दोस्तों अब इस रेनू के साथ अपनी दिनचर्या बिताने लगता है। अंकुल अपने पत्नी से कहता है कि देखो जो हमारा छोटा भाई है हमारा बहुत ही उससे मैं प्यार करता हूँ और मैं उसे पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ ताकि उसे आगे चल कर के कोई भी समस्या झेलनी ना पड़े, हमारे जैसा उसे बड़ा होकर मजदूरी ना करना पड़े। अब दोस्तों जो अंकुल था गांव में ही रह कर के मजदूरी किया करता था। लेकिन अंकुल देखता है कि गांव में रह कर के जो भी मैं पैसा कमाता हूँ उससे हमारे घर का पालन पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए अंकुल अपनी पत्नी रेनू से कहता है कि देखो मैं बाहर जाकर कमाना चाहता हूँ क्योंकि गांव में उतना कुछ पैसा है नहीं और फिर हमारे भाई जो है गौतम वो पढ़ाई लिखाई करता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भाई का जो पढ़ाई लिखाई है वो छूट जाए। अब दोस्तों अंकुल अपनी पत्नी को सारा बात समझाता है और कहता है कि देखो हमारा जो छोटा भाई है उसे तुम हर कोई चीज़ की कमी नहीं होने देना और चाहे तो मैं जो पैसा भेजूंगा उसमें से तुम हमारे भाई के लिए पैसा खर्च करना। अब दोस्तों अंकुल जो है अपनी पत्नी रेनू को बहुत ही समझाता है और समझाने के बाद अंकुल जो है एक दिन अपना घर को छोड़ करके दोस्तों परदेश चला जाता है नौकरी करने के लिए। यहाँ पर जो उसका छोटा भाई था वो प्रतिदिन स्कूल पढ़ने के लिए जाता था। उसकी पत्नी जो रेनू थी वो गौतम को अपने एक बेटे की समान जानती थी और मानती थी दोस्तों। यहाँ पर जो अंकुल था जब जाता है दोस्तों बाहर में तो बाहर से दोस्तों हर एक महीने में कुछ पैसे अपने घर पर भेजता था। उसी पैसे से जो रेनू थी वो अपने देवर के पढ़ाई के लिए खर्च देती थी और घर का राशन का सामान भी खरीद कर लाती थी। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से 2 साल का वक्त बीत जाता है। रेनू जो थी उस समय दोस्तों मोबाइल फ़ोन का समय नहीं था। रेनू खत लिखती थी और खत पर से दोस्तों वो जाकर के डाकिया के पास पोस्ट करती थी। उधर से अंकुल भी दोस्तों एक चिट्ठी लिखता था और इस रेनू को बातचीत इस तरीके से चिट्ठी से हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो अंकुल था जैसे ही लास्ट बार जब रेनू के पास एक चिट्ठी आता है तो उसके बाद से दोस्तों न ही महीने में कुछ पैसे आता है रेनू के पास और न ही दोस्तों कोई चिट्ठियाँ आती है। रेनू बहुत बार चिट्ठियाँ लिख लिख करके थक जाती है। लेकिन दोस्तों इस अंकुल के पास ना तो कोई चिट्ठियाँ आती है और ना ही जाती है। अब यहाँ पर रेनू बेहद परेशान हो जाती है।
दोस्तों इसी तरीके से 6 महीने का वक्त निकल जाता है। रेनू के पास जो भी पैसे थे वो बचा कर के रखी थी, उस पैसे में से खर्च करने लगती है। लेकिन दोस्तों वो पैसे भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। रेनू अपने मन में सोचने लगती है कि मैं अपने देवर का पढ़ाई तो कभी छुड़ा नहीं सकती हूँ, भले क्यों ना मैं अपने से खुद से ही काम करूँ। अब दोस्तों जो रेनू है वो गाँव में निकल कर के मज़दूरी करने लगती है और अपने देवर को पढ़ाई-लिखाई के लिए सारा खर्च मेंटेन करने लगती है। इसी तरह से दोस्तों 5 वर्ष का समय निकल जाता है, लेकिन इस अंकुल का ना तो कोई खत आता है और ना ही कोई पैसा आता है और ना ही कोई चिट्ठी आता है। अब इस तरह से रेनू बेहद परेशान हो जाती है। उसका भाई गौतम जो था वो भी बेहद परेशान हो जाता है। अब दोस्तों जैसे ही 6 महीने का वक्त बीतता है तो इस गौतम का पढ़ाई पूरी तरीके से जब कंप्लीट हो जाती है, तो इस गौतम को सरकारी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद दोस्तों जो रेनू होती है, अब रेनू के ऊपर गांव वालों का ध्यान हो जाता है। इसका जो पति है अंकुल, इतना साल हो गया, 7 से 8 वर्ष का समय निकल गया और अभी तक ना ही कोई खत भेजा और ना ही घर पर किसी प्रकार का खबर भेजा। यानी कि अंकुल अब इस दुनिया में शायद नहीं है। उसी समय गांव वाले जो होते हैं इस रेनू को दोस्तों विधवा घोषित कर देते हैं। उस समय की कुछ ऐसी दोस्तों प्रथा थी कि जब औरत जो भी थी विधवा हो जाती थी, तो उसे हमेशा के लिए उसे मायके भेज दिया जाता था। अब गांव वाले दोस्तों इस रेनू को कहने लगे थे कि तुम अब एक विधवा हो गई हो, इसलिए तुम्हें इस घर में रहना उचित नहीं है, तुम अपने मायके चली जाओ। अब दोस्तों जो गौतम होता है इस बात को सुनने के बाद बेहद नाराज़ हो जाता है और गांव वाले को दबाव में आकर के जो रेनू होती है, अपने घर छोड़ कर के अपने मायके चली जाती है। मायके में जाती है तो दोस्तों मायके में उसका एक पिता था। पिता जो था दोस्तों बेहद ही शराबी था। उसके पिता का नाम पंचम पड़ता है, पंचम गौरैया। पंचम गौरैया दोस्तों प्रतिदिन शराब पीता था और शराब पी कर के अपने घर में आता था। अब इस रेनू को जब देखता है कि हमारी जो लड़की है अब वो विधवा हो चुकी है, तो अब दोस्तों जो रेनू के पास जो भी छोटे-मोटे जेवर थे, उस जेवर को दोस्तों वो बेच करके दोस्तों और उसके साथ शराब पी जाता है। अब इसी तरीके से दोस्तों 6 महीने का जब वक्त निकलता है और इस पंचम गौरैया के पास जब कुछ पैसे नहीं होते हैं बेचने के लिए, तो वो अपनी लड़की को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। एक सेठ को अपने घर पर बुलाता है। जो सेठ था दोस्तों उस गांव का धनी मनी था। अब इस जब रेनू को देखता है तो देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी तो लड़की बेहद खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों रेनू को कानों कान खबर हो जाती है कि जो सेठ हमारे घर पर आया है उसी सेठ से जो हमारे पिता हैं सौदा करने वाले हैं हमारे। रेनू अपने मन में सोचने लगती है कि जब मैं इस सेठ के पास चली जाऊंगी तो हमारे साथ न जाने कौन कौन सी ऐसी कृत करेगा और हमें एक नौकरानी की भांति अपने घर में रखेगा और हमें जब इच्छा होगा जब हमें इस्तेमाल वो कर सकता है। इसलिए दोस्तों रेनू जो थी बेहद डर जाती है और सोचती है कि सेठ का जब इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो हमें न जाने कौन से ऐसे कोठे पर ले जा कर के बेच देगा। अब रेनू बेहद डर जाती है। रात का वक्त हो चुका था। पूरे रात दोस्तों रेनू सो नहीं पाती है क्योंकि सेठ जो था वो सुबह में इस रेनू को लेकर के अपने साथ ही जाने वाला था। अब दोस्तों जो रेनू होती है 3 बजे सुबह में उठती है और उठने के बाद दोस्तों पैदल ही अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही दोस्तों ससुराल की तरफ निकल पड़ती है तो रेनू को दोस्तों 8 से 9 बज जाता है, तब जा कर के वो अपने ससुराल में पहुंचती है। जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचती है तो देखती है कि जो उसका छोटा देवर जो गौतम होता है वो अपने ड्यूटी के लिए जा ही रहा था। तभी दोस्तों रास्ते में ही इस रेनू को देख लेता है गौतम और बहुत भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि हमारी जो भाभी है आखिर हमारे घर पर क्यों क्या करने के लिए आ रही है। तभी दोस्तों यहाँ पर रेनू कहती है कि हमें तुम बचा लो, हमसे शादी कर लो। अब यहाँ पर गौतम जो होता है इस बात को सुनने के बाद बेहद भावुक हो जाता है और कहता है कि बात क्या है भाभी। तभी दोस्तों यहाँ पर रेनू कहती है कि देखो हमारे जो पिता हैं हमें एक सेठ से सौदा कर रहे हैं। उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं, इस वजह से वो हमें एक सेठ के हाथों बेचना चाहते हैं। अगर तुम हमसे शादी कर लोगे तो तुम्हारा जो हक है हम पर हो जाएगा और फिर हमें वो किसी तरह से बेच नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौतम कहता है कि भाभी हमने तो आप तक आपको किसी भी इस तरह का नज़र से नहीं देखा है। आज तक तो मैंने आपको एक माँ सामान की तरह देखा है और आप तो मेरी एक माँ जैसी हैं और आपने हमें बचपन से लेकर के आज तक पोसा है और पाला है और इतना बड़ा कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर रेनू के पास कोई भी सवाल और जवाब नहीं होते हैं। उस दिन दोस्तों गौतम जो था अपने ड्यूटी नहीं जाता है और गांव के ही कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और फिर गांव वालों से कहता है कि देखिए जो हमारी भाभी है हमसे कह रही है कि शादी कर लो।
अब वहीं पर दोस्तों जो रेनू होती है अपनी आप बीती सुनाने लगती है। गांव वाले भी बेहद परेशान हो जाते हैं। गांव वाले भी नहीं चाहते थे कि जो रेनू के पिता हैं वो एक सेठ से इस रेनू का सौदा करके इसे बेच दें, क्योंकि इस घर की वारिस है। अगर ये लड़का शादी कर लेता है तो फिर इस घर की परिवार एक सदस्य बन जाएगी। अब दोस्तों इस तरह से गांव वाले जो होते हैं इस गौतम को समझाने के बाद इस रेनू का शादी इस गौतम से करा देते हैं। शादी होने के बाद दोस्तों इस रेनू और गौतम का मिलन होने में काफ़ी समय लग जाता है। 6 से 8 महीने के बाद गौतम अपनी भाभी यानी रेनू को एक पत्नी का दर्जा देता है, और पत्नी का दर्जा देने के बाद दोस्तों 8 से 9 महीने के बाद एक अच्छा सा लड़का का जन्म होता है। जैसे ही लड़का का जन्म होता है तो घर में दोस्तों खुशियाँ की ठिकाना नहीं रहती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक कहानी ऐसी मोड़ लेती है जिसे सुन करके दोस्तों आप लोग भी चौंक जाएंगे, बेहद परेशान हो जाएंगे। जैसे ही गौतम का लड़का 2 से 3 महीने का होता है, उसी समय उसका जो भाई बड़ा वाला था अंकुल, बाहर से परदेश से ढेरों सारे पैसे कमा करके अपने साथ और एक अटैची में और बहुत सारा सामान लेकर के जब अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के हाथ में एक लड़का है और उसे खिला रही है, और हमारा जो भाई है वो साइड में बैठ करके अपना सर नीचे किया हुआ है। जो अंकुल है उसे बात को पता चल जाता है कि जो हमारा भाई है अपनी ही भाभी से शादी कर लिया है। लेकिन दोस्तों उस समय तो अंकुल बेहद गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में उसे गांव वाले समझाने लगते हैं कि बेटा तुम इतने दिन न जाने कहाँ रहा, और तुम्हारी कोई खोज और कोई खबर नहीं थी और न ही कोई पहचान थी कि तुम इस दुनिया में है भी या नहीं भी। इसलिए हम लोगों ने इस रेनू को अपने गांव वालों से पंचायत सभा में बैठा करके इस रेनू को विधवा घोषित कर दिए, और विधवा घोषित करने के बाद इसे हमेशा के लिए इसे मायके भेज दिए। लेकिन इसका जो पिता था एक नंबर का शराबी था। इसके पास जो भी छोटे मोटे जेवर थे वो छीन करके और बेच कर शराब पी गया। उसके बाद कुछ नहीं बचा था तो इस रेनू को एक सेठ के साथ सौदा कर रहा था। अब इतना सुनने के बाद दोस्तों जो अंकुल होता है वो अंकुल अब जितने भी जो भी पैसे और जो भी कुछ लाया था कमा करके परदेश से, वो सारा कुछ अपने घर पर रखता है और अपने भाई से कहता है कि भाई जो तुमने किया वो शायद सही ही किया, और मैं अब इस घर से जा रहा हूँ और तुम लोगों के खुशियों के बीच में मैं कोई दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। उसी समय छोटा भाई रोते हुए कहता है कि भैया हमें माफ़ कर दीजिए और आप अपने घर में सुकून से रहिए, मैं ही इस घर को छोड़कर जाने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो अंकुल होता है अपने भाई को डांटते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये सारा जो समय का खेल है भाई। और उसके बाद अंकुल जो होता है दोस्तों हमेशा के लिए अपने घर और अपने गांव को त्याग करके वो चला जाता है। वो जाने के बाद दोस्तों वाराणसी जाने के बाद उसी गंगा के किनार पर एक जो मंदिर है वहीं पर दोस्तों साधु का भेष धारण करके और अपनी जीवन यापना कर रहा है। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, अगर आप लोगों को कहानी पसंद में आई हो तो कहानी को एक लाइक करके दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। आप लोग इस कहानी को जहाँ से भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं अपने गांव और अपने सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।